नमस्कार। मैं हरपाल दादरवाल, आपका साथी। जैसा कि कल से सभी के संज्ञान में है कि डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथियों, तबीयत पिछले काफी दिनों से बहुत ही ज्यादा नाजुक है। स्थिति कुछ ऐसी है अब कि अनशन के दौरान भी शरीर ने इतना साथ नहीं छोड़ा था जितना शरीर ने साथ अब समय छोड़ रखा है। फिर भी मुझे डीपीसी का जो भी प्रकरण हुआ सुबह पता चला। मैंने तत्काल प्रभाव से पदाधिकारियों से बात की और तुरंत रूप से मुख्यमंत्री साहब के नाम लेटर लिखा। आज स्थिति यह है कि जैसे ही राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का कोई प्रेस नोट या कोई पत्र रिलीज होता है, हरकत में आ जाता है। हमने ये तो साबित कर दिया कि वास्तव में शिक्षकों के लिए लड़ने वाला आपका हमारा ये संगठन वास्तव में लड़ रहा है। साथियों, मुद्दे पे बात करते हैं। डीपीसी की प्रक्रिया किसने शुरू करवाई, यह आपको पता है। मैं बाकायदा आज आपके माध्यम, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उनका नाम लेना चाहूंगा। यदि वो भी चाहें तो उस तथाकथित बेरोजगार नेता की जैसे मेरे पे एफआईआर करवा सकते हैं, यदि उनकी छवि मेरे नाम लेने से धूमिल होती है, मेरे प्रश्न करने से धूमिल होती है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, राष्ट्रीय, रेस्टा, शेखावत, अरस्तु। अब मेरे को लगता नहीं इनको छोड़ के संगठन बच भी गया। मोटे तौर पे कहूं तो राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अलावा सभी संगठनों ने डीपीसी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। यदि वो साथी डीपीसी की जगह पहले तबादलों की बात करते, जैसा फर्स्ट ग्रेड में हुआ, पहले तबादला और फिर डीपीसी, तो हमारे तबादले हो जाते साथियों। लेकिन वो संगठन के पदाधिकारी, शायद मेरा जहां तक मानना है, वरिष्ठ अध्यापकों से ना तो वो रसीद कटवाते हैं और ना उन संगठनों में वरिष्ठ अध्यापक उनके सदस्य हैं। क्योंकि यदि वरिष्ठ अध्यापकों को अपने संघ का वो सदस्य मानते, उनको भी शिक्षक मानते, तो वो तबादलों की बात जरूर करते। जहां हम एक बड़ी लड़ाई, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, अनशन करना हो या मेरा निलंबन करना हो, साथियों, उन तथाकथित शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहेंगी और उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक प्रेस नोट जारी तक नहीं किया, ना तो तबादलों को लेके और ना मेरे निलंबन पे। साथियों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता निलंबन का, क्योंकि आपका साथ और विश्वास मेरे साथ है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब सम्मेलन करवाने की बात आती है, पर्चियां कटवाने की बात आती है, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का खुद का कैडर पे संगठन रेशला है, तो वरिष्ठ अध्यापकों से ये सभी संगठन रसीद भी कटवाते हैं, इनको सदस्य भी बनाते हैं, सम्मेलन के नाम पे, अन्य नाम पे पैसे भी लेते हैं। और यदि मेरा यह दावा गलत है तो उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी किसी थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दीजिए। साथियों, दो बात है, या तो आप, उन्होंने वरिष्ठ अध्यापकों को अपने संघ का सदस्य नहीं माना, आपका साथ छोड़ दिया, और उन्होंने वरिष्ठ अध्यापकों के साथ में जो अन्याय किया, मैं उसका घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उम्मीद है मेरी बात से आप सहमत होंगे। जो भी साथी जुड़े हैं, यदि मेरी बात से सहमत हैं कि डीपीसी की प्रक्रिया किसने शुरू करवाई, क्या, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, तुरंत जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या जिन्होंने डीपीसी की मांग की और तबादलों पर मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहे, क्या उन संघों का बहिष्कार करना चाहिए, हां या ना? यदि साथी कमेंट्स में जरूर उत्तर देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। क्योंकि प्रगतिशील, राष्ट्रीय ने तो खुल के कहा है कि हमने शिक्षा मंत्री से निवेदन करके ये करवाया है। साथियों, अंतिम बार मैंने निदेशालय स्तर पर ट्रांसफर डीपीसी की बात कही थी। मैं आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से आके मैंने बोला था, वो बात असत्य हो गई कि कुछ संगठन
जाकर पिछले दरवाजे से डीपीसी की मांग कर रहे हैं, मेरा दुर्विरोध कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की वहां वकालत कर रहे हैं। लेकिन साथियों, वहां सहायक निदेशक के अलावा और भी कुछ पदाधिकारी हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। उनसे मैंने स्पष्ट बात की, उन्होंने कहा कि हमारी मंशा पहले तबादले करने की है, बाद में डीपीसी की। मंत्री साहब के जहां जैसे जैसे आदेश आएगा हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों के तबादला रुकवाने और डीपीसी करवाने के लिए मुख्य रूप से प्रगतिशील राष्ट्रीय, शेखावत, आरस्तु और एक रेस्टा, ये 5 संगठनों का मैं नाम ले रहा हूं। हाँ, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, महावीर जी सियाग जी से मेरी कल बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। महावीर जी सियाग ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कोर कमेटी से ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि डीपीसी की मांग की जाए। जोधपुर की, बीकानेर की जो इकाई विशेष थी उन्होंने मांग की, और राजस्थान शिक्षक शेखावत मेरे आमरण अनशन पे, धरना स्थल पे भी हमारे साथ था। तो हो सकता है शेखावत के अलावा जो भी संगठन थे उन्होंने तो बाकायदा अखबारों में दिलवाई है, वाहवाही लूटने की बात कही है। तो सबसे पहले हमें आज ये प्रण लेना होगा, यह शिक्षक समाज विशेष तौर से सेकंड ग्रेड और के लिए काला दिन है कि आज के बाद में हम जिन भी संगठनों ने डीपीसी की बात कही और तबादलों रोकने में पूरा प्रयास किया, उनका बहिष्कार करना है। क्योंकि भविष्य में आज जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे आने वाले शिक्षक साथियों के साथ ना हो, या हमारे साथ ही दोबारा ना हो। क्योंकि सरकारें आती हैं, जाती रहेंगी, ये प्रक्रियाएं निरंतर हैं, ये चलती रहेंगी, ये परिपाटी बन जाएगी। तो हमें इस परिपाटी को रोकना है। दूसरी बात, अभी एक ऑडियो मैंने सुना, इसमें एक शिक्षक साथी तथाकथित कैडरबेस संगठन के नेता से बात कर रहा था और कह रहा था कि साहब डीपीसी हो रही है तो तबादलों में तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तथाकथित नेताजी बोल रहे थे कि नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतने तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, उतने ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई 1500 फर्क पड़ेगा। मैं उस सज्जन से कहना चाहता हूं, एक बार कभी अध्ययन भी कर लिया करो चीजों का कि क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं फर्क पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ आज सुबह से लेकर अब तक। मैं स्वयं तो इतना ज्यादा देख नहीं रहा था, लेकिन पदाधिकारियों से, विशेष तौर से महेश जी से, महावीर जी से मैं चर्चा कर रहा था। उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि यदि कोई संगठन तबादलों पहले करने और डीपीसी बाद में करने की मांग उठाए तो मुझे जरूर बताना, हम उनसे बात करके सामूहिक प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अलावा किसी भी शिक्षक संघ ने डीपीसी की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसका विरोध नहीं किया। यदि आपके किसी के पास में डीपीसी विरोध करने को लेकर, जैसा हमने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा, ऐसा कोई हो तो मुझे आप प्रेषित करें, उनसे बात करके उनको भी हम सामूहिक साथ लें। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है, किसी भी संगठन ने इसके संदर्भ में कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया। फिर कहूंगा, या तो उन्होंने ये मान लिया है कि वरिष्ठ अध्यापक उनके संगठन के सदस्य नहीं हैं, आपको उन्होंने सदस्यता से मुक्त कर दिया है, तो अब समय है कि आप भी उनकी जो एक संगठनों की शिक्षक गुलामी वाली प्रथा चली आ रही है उससे हमें छोड़ना होगा। अब साथियों, जो बोल रहे हैं कि डीपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने इसका विश्लेषण किया है, मैं आपके सामने बताता हूँ डीपीसी का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा। साथियों, आपसे बात करने से पहले मैंने खुद ने पूरा मैटर तैयार किया है, तब आपसे बात कर रहा हूं। डीपीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? सभी साथी एक बार जो भी जुड़े हैं लिंक शेयर कर दीजिए, महत्वपूर्ण बात शुरू कर रहे हैं अपन। साथियों, जैसे डीपीसी हो जाती है, लगभग 4000 प्लस पदों पर डीपीसी होगी, आवेदन 16000 ने कर रखे हैं। आपको पता है पूरे 16000 के तबादले नहीं होंगे, मुश्किल से 5 या 6000 के तबादले होंगे, माना कि 8000 के तबादले हो गए, 7000 के तबादले हो गए। साथियों, उदाहरण के रूप में मैं मेरा ही उदाहरण लेता हूं। जैसे मैं मेरे घर से
आसपास के 10-20 किलोमीटर के दायरे में जो भी इच्छित स्थान था, जो विद्यालय खाली था, उस विद्यालय में विकल्प पत्र भरा, तब मैंने स्कूल का नाम इंद्राज किया। साथियों ऐसा ही आपने किया होगा, अधिकतम अपने 3 स्कूलें भरी होंगी। सही है या गलत है, ये तो कुछ तो बता दीजिए आप। सही बोल रहा हूं ना? हमारे पास में जो विकल्प पत्र था आवेदन के लिए समय, हमने जो स्कूल भरी, तबादले यदि पहले हो जाते तो उन स्कूलों में से किसी एक स्कूल में हमारा तबादला हो जाता, यदि हमारी राजनीतिक अप्रोच है। मैं ही शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसी शिकायतें फर्स्ट ग्रेड में, प्रिंसिपल में आ रही है। फिर भी यदि ईश्वर साथ होता तो क्या पता कि आपके तबादले होने के चांसेस थे। लेकिन साथियों, डीपीसी होने के बाद में, जैसा कि आपने एक स्कूल का आवेदन पत्र में नाम भरा और उस स्कूल में डीपीसी प्रक्रिया के माध्यम से आपके विषय का विषयाध्यापक नियुक्त हो गया, साला दर्पण पर वो स्कूल साला दर्पण पर वो स्कूल की वैकेंसी समाप्त हो जाएगी और उसको पद को भरा हुआ माना जाएगा। अब माना कि आपने 3 विद्यालय भरे और तीनों विद्यालयों में डीपीसी के माध्यम से साथी आ गए, तो साथियों आपका विकल्प पत्र जो आपने भरा है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से यदि 5 या 6 हजार तबादले होते हैं और डीपीसी से 4.5 के आसपास पोस्ट बढ़ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तबादलों को औचित्य रह जाएगा। जहां तक सुनने में आ रहा है, जिस प्रकार से जब पहले तबादले किए थे, तबादलों के लिए आवेदन लिए थे वरिष्ठ अध्यापकों से, उस समय भी सभी के तबादले कर दिए, हमारे तबादले नहीं किए थे। तो साथियों, यदि डीपीसी प्रक्रिया हो जाती है तो जो अब समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि लगभग स्कूलों की हमने जो विकल्प दिए थे सभी साथियों ने अपने अपने ट्रांसफर किए। वो विकल्प वाली स्कूलों के अंदर पद भर दिए जाएंगे और जो आवेदन कर रखे हैं उस पोर्टल को एक तरह से स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, या यूं कहूं कि तबादलों की प्रक्रिया पर विराम लग जाएगा। और इस तबादलों की प्रक्रिया पर जो विराम लग जाएगा उसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा ये कथाकथित शिक्षक संघ, और उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार हम स्वयं हैं। साथियों, यदि जिस समय मैं अनशन पे था उस समय आप अपने घर से निकलते तो शायद तबादले हो जाते। जिस समय मैं अनशन पे था, ये कैडर बेस संगठन वाले अलग से मीटिंग ना करके शिक्षक को आने से नहीं रोकते, तबादले हो जाते। साथियों, आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करके अपने अपने एमएलएस को, जनप्रतिनिधियों को फोन करके उन्हें परेशान करते तो वो दबाव लगाते और तबादले हो जाते। लेकिन आपने किसी भी कुछ साथियों को छोड़कर एक भी साथी ने इस प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दिया। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अब साथियों, जो हो गया सो हो गया, अब करना क्या है इस पे विचार करें। हमारे पास विकल्प हैं, उन विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं। पहला विकल्प, हमें ज्ञापन देने हैं, धरना प्रदर्शन करना है। आप चाहो तो मैं आपके लिए, आप कहो तो निदेशालय, आप कहो तो जयपुर, आप जहां कहो वहां मैं, यदि आप चाहो तो मंथन के लिए भी तैयार हूं। हमारे पदाधिकारी भी तैयार हैं। विकल्प हमारे पास में केवल और केवल 2 ही विकल्प हैं। दबाव की राजनीति, दबाव डालने के लिए जो दबाव समूह कार्य करते हैं, धरना प्रदर्शन हो गया, हड़ताल हो गई, पेन डाउन हड़ताल कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं दबाव की राजनीति के लिए वो हम कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अभी उपचुनाव है, सरकार का पूरा ध्यान उपचुनाव पे है।
लेकिन फिर भी यदि आप कहेंगे निदेशालय स्तर पर धरना शुरू करना हो या जयपुर करना हो, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ तैयार है, लेकिन अब की बार निर्णय आपको लेना पड़ेगा। विकल्प नंबर 1, धरना प्रदर्शन अनशन जो भी करना है वो विकल्प नंबर 1 में आता है। दूसरा, इसके साथ में हम कोर्ट की शरण में जाएं, विकल्प नंबर 2 है। अनुच्छेद सभी ने पढ़े हैं, राजनीति विज्ञान का मैं विद्यार्थी हूं और स्वयं भी राजनीति विज्ञान पढ़ाता भी हूं। साथियों, अनुच्छेद 15 क्षेत्र जाति विशेष, अनुच्छेद 14 कानून की विधि की समानता, विधि के समक्ष समानता के उदाहरण देता है। तो मेरे साथियों, उपेन जी जिंदाबाद। रमेश जी कौन है? उपेन यादव है बीच में भाई जी। उपेन यादव के लिए मैं भी पास में सचिन पायलट जी ने क्या कहा? सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हमारे एमएलए की स्थिति है, आपको पता ही है, हम क्या कर सकते हैं, ये कहा सचिन पायलट जी ने। उनके पीएस ने मामला जरूर पूरा संज्ञान में लिया है, वो बड़े भाई अनिल चोपड़ा जी के माध्यम से पूरा मामला ड्राफ्ट करा उनको भिजवा दिया गया है। अब कोर्ट की बात करें तो साथियों, हमारे पास में कोर्ट में जाने के 2 आधार हैं। पहला आधार कि केवल लक्ष्मणगढ़ के तबादले कर दिए, पहला आधार। अन्य का क्यों नहीं किया जब समानता का अधिकार मिला हुआ है। दूसरा आधार है कि जहां फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी इन्होंने की उससे पहले तबादले किए, तो वरिष्ठ अध्यापकों के साथ में ऐसा क्यों, जबकि आपने ऑनलाइन आवेदन ले लिए। कोर्ट में जाने से क्या होगा? एक साथी कमेंट कर रहे हैं, साथियों विधायिका में बने हुए बड़े बड़े प्रस्ताव लागू होने के बाद में कानून विधायिका के ऊपर न्यायपालिका के द्वारा कई बार निरस्त होते हुए देखे हैं। और साथ में जो अभी 3rd ग्रेड में कुछ ऐसी समस्या आ रही है, पिछले समय में आपने देखा होगा कि लगे हुए नौकरी शिक्षकों को भी कोर्ट ने संशोधित परिणाम के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया है, और ऐसा भी शायद वर्तमान में प्रकरण चल भी रहा है। तो साथियों, न्यायपालिका पे विश्वास करना पड़ेगा। हमारे पास में एक ही रास्ता है, दोनों विकल्प का प्रयोग करें। तो पहले विकल्प पे हम ये कर सकते हैं कि एक बार सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में, कल ऑफिस खुलते हैं 10 बजे, 10:30 बजे तक अधिकारी ऑफिसेस में, तो सभी साथी 10:30 बजे एक साथ ट्यूट करोगे। सभी साथी एमएलए से लेकर प्रधान मंत्री, चाहे कोई से डिपार्टमेंट को, सभी को फोन फुड़काओ। ये लगना चाहिए कल कि 200 के 200 विधायक, जो भी मंत्री हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो सौरभ स्वामी जी हो, चाहे जॉइंट डायरेक्टर हो, चाहे डीओ, मतलब कल 10:30 बजे राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों के मोबाइल से प्रशासनिक अमले के साथ में राजनीतिक व्यक्तियों को एक साथ घंटी बजनी चाहिए। ये लगना कि वास्तव में हो रहा है। साथियों, 10:30 बजे सभी को एक पहले तो मैं ट्यूट कर दूंगा, सभी को रीट्यूट करना है, हमें ट्रेंडिंग करवाना है, ट्रेंड करवाना है। साथ में सभी को फोन है, बिल्कुल नहीं डरना, उनसे बात करना, रिकॉर्डिंग करना और रिकॉर्डिंग ग्रुप में जरूर डालना। साथियों, यदि एक साथ हमने 200 विधायकों को फोन किया, उनके पीए उठाएंगे, चाहे कोई उठाओ, उनसे निवेदन करो कि एमएलए साहब से बात करवा दो। मंत्रियों को फोन करो, उनके पीओ को बोलो, मेल करो, अधिक से अधिक माकन साहब के पीए को फोन करो। 10:30 बजे एक साथ आप स्कूल पहुंच जाओगे, 10:30 से 11 के बीच में
हमें ये आधे घंटे का एक सघन अभियान चलाना है कि तबादले बाद में नहीं, तबादले पहले होंगे, डीपीसी बाद में होगी। इसके अलावा जहां भी ज्ञापन देना है वो अपने ज्ञापन का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री साहब के नाम है, मैंने भेज दिया। जहां भी आप ब्लॉक और जिला स्तर पे ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाओ, आप ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं हम सब मिलकर। लेकिन कोविड महामारी वास्तव में ही फैल रही है और शायद मैं इसी से उभर रहा हूं। मेरे परिवार में मेरे अंकल सीआई हैं, कोविड हुआ है, उनके माध्यम से आया है। जयपुर में पीएचक्यू में पुलिस विभाग में काफी बड़े स्तर पर कोविड फैला था पिछले चरण में। तो जिन जिन के पहले कोविड हुआ था उनमें सिम्टम्स दोबारा आ रहे हैं, मैं महसूस कर सकता हूं। इसलिए और ये हम एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्म भी है और धर्म भी है कि हम एक कोविड नाम की महामारी के नियमों की पालना भी करते हुए अपने संघर्ष करेंगे। तो फोन पे बात करने में, मेल करने में, ट्वीट करने में कोई कोविड के नियमों की अनुपालना, हम कोई पालना में कोई विरोध नहीं कर रहे, हम उनकी पालना करते हुए अपना काम करेंगे। यदि किन से मिलना भी जाना होगा तो उस हिसाब से अपन 2 या 3 लोग हिसाब से करेंगे। साथ में दूसरा रास्ता कोर्ट का है, ये माथुर जी से और सीनियर वकील हैं जिन्होंने सौरभ स्वामी को हाई कोर्ट में तलब करवाया था प्रकाश बिश्नोई के प्रकरण में, संजीव के प्रकरण में, उनसे भी अपनी बात लगभग पूरी हो गई है। इनके साथ में ही पूर्ववर्ती सरकार के अंदर डबल एजीजी रहे हुए वकील बसंत जी छाबड़ा जी से बात हो गई है। तो अब कोर्ट में जाना है, ये निर्णय आपको और हमको मिलने के करना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए यदि कोर्ट में जाना है तो हम कल ही की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अन्य संगठन वाले बोलेंगे कि अब तो हो गया, अब क्या होगा? साथियों, कानून निरस्त हो सकते हैं तो ये तो तबादले हैं, इनमें भी स्टे आ सकता है। जब नई भर्ती आती है, काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान कोर्ट का आ जाता है, प्रक्रिया रुक जाती है या नहीं रुक जाती? तो हमें इस प्रक्रिया पे स्टे लाना है और लक्ष्मण के आधार पर उन तबादलों का आधार बनाकर हमें कोर्ट के माध्यम से तबादले करवाने का आदेश करवाना है। तो आपको साथी भ्रमित भी करेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उनको यही कहना, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कोई चिड़िया नहीं चुगी। आप यदि विश्लेषण करो तो अधिकांश कोर्ट याचिका में काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान कई बार स्टे दे देता है, काउंसलिंग प्रक्रिया रुक जाती है। तो साथियों, आप चाहो तो हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। और जो साथी ये सोचता है कि किसके नाम रिट लगेगी, किसका क्या होगा, तो साथियों यदि आपको रिट लगाने से डर लगता है तो राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की लेटर हेड के माध्यम से रिट लगेगी। और यदि हमारे राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी भी ये चाहते हैं कि उनमें थोड़ा असहज है, तो मैं हरपाल दादरवाल पहली रिट, पहला केस संविधान के दायरे से बाहर जो काम किया उसके खिलाफ, चाहे शिक्षा मंत्री हो, सौरभ स्वामी जी हो, उनके खिलाफ मैं केस मेरे नाम से फाइल करूंगा। अब साथ में आप हो चाहे नहीं हो, मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा। हार व जीत का फैसला भविष्य करेगा। मैं स्पष्ट तौर से आपसे कह रहा हूं कि सौरभ स्वामी जी जिन्होंने आदेश पारित किया है काउंसलिंग का और जिनके निर्देश पे काम चल रहा है, उन दोनों के खिलाफ मैं कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं। ये मेरा अंतिम और लास्ट निर्णय है। आप साथी साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका स्वागत है। क्योंकि ये लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि जीत और हार बाद की बात है, लेकिन हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली जो साथी हैं ये परिपाटी बन जाएंगी और हमें वो दोषारोपण करेंगी कि जब ये परिपाटी बन रही थी जो शिक्षक साथी थे उन्होंने आवाज नहीं उठाई। फिर से कहूंगा, ना मैं बिका हूं ना झुका हूं, मैं मेरे
शिक्षक समाज के अभिमान और स्वाभिमान के साथ खड़ा हूं। मैं कल कोर्ट के केस फाइल करने की ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। कोर्ट केस कर रहा हूं, मेरे ही नाम से कर रहा हूं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है। पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है। दर्द बयां नहीं करता, बस इतनी सी कमी है। साथियों, फिर कहूंगा, परिवार मेरे भी है, इमोशंस मेरे भी हैं। एक टीचर को हेडमास्टर एक नोटिस दे देता है, सिर पे जाके माथा बांध के सो जाता है। लुगाई को न्यारी, लुगाई को जाके उस पे वो साइकोलॉजी होता है ना कि वो गांव में चला, लुगाई मड़ न्यारो गुस्सो काटो, गुम्मा मड़ न्यारो गुस्सो काटो को, छोटा भाई बहन न्यारो गुस्सो काटो। कब काटेगा? जब एक छोटा सा नोटिस दे देता है। साथियों, मेरा भी परिवार है, मेरे भी माताजी हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी आस पड़ोस हैं। आपको पता हो गांव में क्या स्थिति होगी। तो साथियों, सामर जी नमस्कार। पत्थर नहीं हूं, मुझे भी दर्द होता है, मुझ में भी नमी है, बस बयां नहीं करते और लड़ेंगे, अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। जो बात थी मैंने आपको बता दी। यदि जो भी साथी कल 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में हमें सभी को एक साथ सामूहिक रूप से अपने अपने विधानसभा के जनप्रतिनिधि को फोन करना है, ऑफिस में फोन करना है, एक ही बात कहनी, पहले तबादला फिर डीपीसी। साथ ही फिक्स 10:30 बजे ट्विटर पर रिट्वीट करना है, ट्वीट आपको ट्वीट करवा दिया जाएगा। कोर्ट की बात है, सभी साथी कि कोर्ट की प्रक्रिया है। किसी को डर लगता है कि मेरे नाम से याचिका लग जाती है तो मुझे बाढ़ में टिका देंगे, जैसलमेर में टिका देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे नाम से याचिका लगा रहा हूं। धन्यवाद। राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन रजिस्ट्रार के प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र जी भी अपने सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कमेंट किया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेंगे। धन्यवाद। मोहर सिंह जी, धर्मेंद्र जी, आप अनशन के दौरान भी आए थे, आपने सहयोग किया, उसके लिए साधुवाद। विकल्प आपके सामने थे, सभी जुड़े, उसके लिए भी धन्यवाद। डीपीसी की प्रक्रिया शुरू होकर जो तबादलाओं की एकमात्र आशा की रूपी चिंगारी थी, वो भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है इन संगठनों के द्वारा। साथियों, जो भी साथी फेसबुक लाइव से जुड़े उनका धन्यवाद, जो साथी नहीं जुड़े उनका भी धन्यवाद। जो भी साथी किसी प्रकार का सहयोग करना चाहें वो हमारे संगठन महामंत्री महेश जी से संपर्क करें। किसी को व्यक्तिगत रूप से बात करनी है 9414666664 पर संपर्क करें। जितना हो सकेगा मैं आपके साथ, आप जैसा भी हूं आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। और मेरे में लड़ने की जो हिम्मत है, वो ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आपके प्यार और विश्वास के कारण है। धर्मेंद्र कुमार धर्मी ने कमेंट किया है, मैं जाते जाते वो फट के बताना चाहूंगा। आदरणीय हरपाल जी, आज मैं पहली बार आपके लाइव संबोधन से जुड़ा हूं और इस दौरान मैंने देखा कि स्थानांतरण के मुद्दे पर शुरू से आपको सपोर्ट वाले संगठन एलिमेंट्री के सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। रेस्टा के नाम पर आप ये नहीं बता रहे कि कौन सा रेस्टा टीपीसी की मांग कर रहा है, बहरूराम जी वाला या सैलावत जी वाला। एक तीर से दो निशाने जो साथ हैं उसे भी बदनाम कर रहे हो। बड़ा दुख हुआ, आप जैसे संजीदा व्यक्ति इस प्रकार आपके आमरण से लेकर रेस्टा मोहसिन सैलावत जी ने आपको हर कदम पर तन मन धन से सपोर्ट किया, लेकिन आपने कभी जिक्र नहीं किया, बहुत जल्दी बोले। धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं हर जब भी आया मैंने रेस्टा का नाम लिया, लेकिन जैसे रेस्टा का नाम लेता हूं शिक्षक साथी भारी नाराज हैं। वो ये चाहते हैं कि कौन सा रेस्टा, फिर उनको बताना पड़ता है कि मोहर सिंह जी वाला रेस्टा। और जहां आप मंथन कर रहे हो, मेरे पास राजस्थान आपका कोई धन नहीं पहुंचा। आपने जो 5100 रुपए की घोषणा की थी, अखबारों में भी निकलवाया था,
मुझे जानकारी मिली है महेश जी के द्वारा कि आपके द्वारा एक भी रुपए का आर्थिक सहयोग नहीं किया गया। मैं फेसबुक के माध्यम से आपको बता रहा हूं क्या, लेकिन ये सहयोग मेरा नहीं था, ये शिक्षक समाज का सहयोग था। एक संगठन चलाने के नाते आपका ये फर्ज भी बनता था। मेरी आज ही मोहर सिंह से बात हुई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने जिक्र नहीं किया? आप मोहर सिंह से बात कीजिए, हमने काफी बार आपको फोन किया है, आपकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा धर्मी जी कि आपको मैंने फोन किया, आप स्कूल के प्रोग्राम में बिजी थे, आपने कहा बाद में बात करूंगा, आज तक आपका मेरे पास रिबेट कोई फोन नहीं आया। दूसरा, जहां डीपीसी की बात कर रहे हो, डीपीसी कल रात को प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, अभी तक रेस्टा की ओर से कोई भी ऐसा विरोध के अंदर कोई लेटर जारी नहीं हुआ, इसलिए मुझे कहना पड़ा बड़ा दुर्भाग्य के साथ में। और धर्मी जी, वास्तव में मैं आपसे प्रभावित हूं, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सार्वजनिक मंच पर ऐसी बात करोगे। और मुझे भी ये जिक्र करना पड़ेगा कि जो आपने धन का काफी जिक्र किया, अखबारों में दिलवाई, आपने एक रुपए का कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया, ऐसी मुझे जानकारी हमारे संगठन की ओर से मिली है। आप एक बार इसको कंफर्म कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी फेसबुक लाइव से जुड़े। मैं एक बार मोहर सिंह जी से बात करूंगा, यदि आप डीपीसी का विरोध कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के तबादलों में साथ हैं, तो आप कोर्ट में स्टे लगाने से लेकर यदि हम उपचुनावों के अंदर सरकार के विरोध के रूप में एक प्रेस वार्ता करेंगे, हम आपका स्वागत करते हैं। आज ही आपको आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद। जय संगठन, शिक्षक समाज जिंदाबाद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी संगठन के पदाधिकारियों को कुछ बुरा लगा हो तो उनके लिए भी कोई ना कोई सा थाना आप भी मानहानि का मुकदमा कर दीजिए। मैं शिक्षक समाज के लिए और जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए वाजिब मांगों को उठाते रहूंगा, और यदि उठाने में मुझे मानहानि जैसे केसों का सामना करना पड़ेगा मैं करता रहूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोरोना का दूसरा चरण चल रहा है, आप सभी सहज रहें, शिक्षक समाज के होने के नाते सभी को भी जागरूक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।